हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसे मूल अधिकार भी कहा जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। यदि आप लॉ या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इससे परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये विषय ऐसा है जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहता है। तो हम बात करने वाले हैं इसके ऐतिहासिक आधार की व इसकी विशेषताओं के विषय में। आज हम इसके दो फीचर पर बात करेंगे। एक तो हिस्टोरिकल, इसका बैकग्राउंड क्या है, दूसरे इसके फीचर्स है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपके कई सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऐतिहासिक आधार की। तो इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, इसमें हम जानेंगे वैश्विक परिप्रेक्ष्य और फिर बात करेंगे भारत की परिप्रेक्ष्य की। तो पहले हम बात करें वैश्विक परिप्रेक्ष्य की, तो बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का विकास हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों का विकास कहां पर हुआ, तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही मौलिक अधिकारों का विकास हुआ 1215 ईस्वी के मैग्ना कार्टा के तहत। किसे? 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन ने एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से वहां के लोगों को कुछ संवैधानिक रूप से सुरक्षा देने का आश्वासन जताया, जिसे क्या कहा गया? मौलिक अधिकार कहा गया। वहां के लोगों ने उसे अपना मौलिक अधिकार समझा। बात आती है 1689 के बिल ऑफ राइट्स की। 1689 के बिल ऑफ राइट्स के रूप में पुनः एक बार फिर से ब्रिटेन में कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया। ये तो होगी ब्रिटेन की बात कि ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों का विकास हुआ। अब बात करें हम फ्रांस की तरफ चलें, तो फ्रांस में भी 1789 ईस्वी में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के नाम से इन्हें लागू किया गया। फ्रांस के लोग मूल अधिकारों के लिए बहुत ही ज्यादा सजग थे। ऐसा आप जान सकते हैं, क्योंकि जब लुई 16वें ने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया तो वहां की जनता ने उनको क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया, हैंग टू डेथ दे दी। अब बात करें हम अमेरिका की, तो यूएसए में क्या हुआ? यूएसए में फंडामेंटल राइट जो है, ये मूल अधिकार जो हैं, उन्हें मूल संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया था। जो यूएसए का मूल संविधान है 1789 में शुरू हुआ था, तब उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट सम्मिलित नहीं हुआ था। ये कब सम्मिलित हुआ? तो 1791 में बिल ऑफ राइट्स के रूप में संविधान में संशोधन करने के बाद इसको सम्मिलित किया गया। अब हम नजर डाल लेते हैं भारत की तरफ। तो भारत में समय समय पर, कह सकते हैं या अलग अलग समय पर, स्वतंत्रता सेनानियों ने इसकी मांग की, जिसको हम देख सकते हैं 1895 के संविधान विधेयक के माध्यम से, या फिर कहें कि एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग को, यह हम कह सकते हैं कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था? फंडामेंटल राइट्स को सम्मिलित किया गया था। यहाँ याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट कौन लाया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वह मोतीलाल नेहरू लाए थे, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ध्यान दीजिएगा। अब बात करें 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें भी फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ मांगे उठी। बात यहीं तक नहीं रहती है, बात आती है महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जी ने भी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, आप जानते हैं सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल जो आपका सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? लंदन में। उसमें भी
महात्मा गांधी ने क्या किया? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के संबंध में मांग उठाई, परंतु 1934 ईस्वी में गांधी जी की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसी वजह से जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें इस प्रकार के राइट्स के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब बात करते हैं हमें संविधान निर्माण के समय जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार व अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के संबंध में परामर्श समिति का गठन किया। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मूल अधिकार व परामर्श जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संबंध में परामर्श समिति गठित हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यही नहीं बल्कि इससे संबंधित एक उप समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी जी थे। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आपको इसको रट लेना है बिल्कुल। आगे बात करें हम तो भारतीय मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो भारत के मूल अधिकार हैं ये किससे प्रेरित हैं? तो ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं या अमेरिका से प्रेरित हैं। भारत में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत या व्यापक वर्णन मिलता है, उतना किसी अन्य देश के संविधान में जो मूल अधिकार वर्णित हैं उनमें ऐसा व्यापक वर्णन नहीं दिखता है। आगे हम बात करेंगे अब इसके फीचर्स या इसकी विशेषताओं के विषय में। तो बात करें इसकी विशेषताओं की, तो ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है या अत्यंत आवश्यक हैं, जो व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक व भौतिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी हैं। राज्य के कठोर कानून या कह सकते हैं विधान मंडल की तानाशाही से नागरिकों की सुरक्षा की ये गारंटी प्रदान करते हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक प्रकार से गारंटी है। जैसा कि आपने हमारी पिछली क्लास में जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर की, उसमें देखा था कि इंदिरा गांधी जी के समय में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे थे, लगातार कानून बन रहे थे। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो विधान मंडल है या विधायिका है कि तानाशाही से क्या किया जाए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। ध्यान दीजिएगा, तो फंडामेंटल जो राइट हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये ऑब्सोल्यूट हैं? ऑब्सोल्यूट मतलब असीमित हैं। तो हाँ, जवाब हम दे सकते हैं कि नहीं, ये ऑब्सोल्यूट नहीं है। इट्स नॉट ऑब्सोल्यूट, अर्थात ये असीमित नहीं है, परंतु ये वाद योग्य हैं। कैसे हैं? वाद योग्य हैं और राज्य इन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें कि क्या ये न्यायोचित हैं, मतलब क्या इनके द्वारा हम न्याय ले सकते हैं अदालत में जाके या न्यायालय में जाके? तो बिल्कुल ये न्यायोचित हैं, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कब? यदि उसके मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी कटौती या उसका हनन हो रहा होता है, तो कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय अपील करने के लिए जा सकता है, न कि वह एक स्टेप वाइज जाए, पहले हाई कोर्ट जाए या पहले निचली अदालत जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि क्या ये स्थायी हैं? क्वेश्चन आ गया आपका कि क्या ये स्थायी हैं? तो अधिकांश लोग इसका जवाब जानते होंगे, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी हैं संविधान संशोधन संबंधित, उनको इसका आंसर पता होगा कि ये
स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, परंतु ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका आधार क्या होगा। तो ये जो संसद है वह अनुच्छेद 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में कटौती या कमी कर सकती है। बल्कि ध्यान देने योग्य बात है कि साधारण विधेयक के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में कोई कमी या कटौती नहीं की जा सकती है। इस अंतर को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑप्शन पूछा जा सकता है। अब हम बात करें, एक और यहीं पर पॉइंट जोड़ देते हैं, कटौती तो कर सकती है, परंतु ध्यान दीजिएगा संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आधारभूत ढांचा है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए, तब तो हम फंडामेंटल राइट्स में जो पार्लियामेंट है वह संशोधन कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। और यदि कर भी देती है तो उनको क्या किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, या वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 13 में जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा इसके विषय में। अब हम बात करें आगे इसी में, तो इससे संबंधित प्रावधान के विषय में जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1773 में आया था में स्पष्ट किया गया था। इसके विषय में आप पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। अगला प्रश्न उठता है कि क्या आपातकाल के समय जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं इनको निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको स्थगित नहीं किया जा सकता है। और इन दोनों से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको रट लेना है। अभी तक आपने सीखा कि सामान्य रूप से मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त हैं। क्या सीखा कि जो सामान्य रूप से मूल अधिकार हैं वह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त हैं। परंतु यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। जैसे बात कर लेते कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। तो उनमें से बात करेंगे हम अनुच्छेद 15 का क्लास 2, व अनुच्छेद 17 जिसमें आप जानते हैं अस्पृश्यता की बात की गई है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है। फिर हम बात करें आर्टिकल 23 व 24, कौन सा आर्टिकल 23 व 24। तो आप जानते हैं आर्टिकल 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं या विदेशियों को प्राप्त हैं। तो इससे भी संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको रट लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। बात करें कौन कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो अनुच्छेद 15 कौन प्राप्त है, अनुच्छेद 15 जिसमें किसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 15 में आप जानते हैं धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान व जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये करता है। मतलब इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तथा हम बात करें इसी में आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 भी किसको प्राप्त है, केवल व केवल नागरिकों को प्राप्त है। और इसमें आप जानते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है। आगे हम बात करें तो अनुच्छेद 19 भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में आप जानते हैं क्या है, फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है।
आगे हम बात करें अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 की। तो अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो ये किसको प्राप्त हैं? ये केवल व केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। यहां पर बात उठती है कि कुछ मूल अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि कुछ कैसे होते हैं? नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। तो कौन से मूल अधिकार सकारात्मक होते हैं व कौन से नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं? तो हम इनकी बात कर लेते हैं। पहले सकारात्मक देख लेते हैं। तो सकारात्मक प्रवृत्ति के हमारे पास जो मूल अधिकार हैं वे अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 25 से 28 हैं। ये एक प्रकार से जो स्वतंत्रता हमको दी गई है, अनुच्छेद 19 में आप जानते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जबकि अनुच्छेद 25 से 28 किसकी है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये कैसे हैं? ये सकारात्मक प्रवृत्ति की हैं। जबकि बात करें नकारात्मक प्रवृत्ति की, हम कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी, तो वे हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता या समानता का संरक्षण। फिर बात करें अनुच्छेद 15, जो मैं बता चुका हूं, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद न करना। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तथा अनुच्छेद 21, यहाँ बात किसकी आती है? आर्टिकल 21 की आती है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में उल्लेख है। ये कैसे हैं? तो ये जो हमारे ही नकारात्मक प्रवृत्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो राज्य की शक्ति को निर्बंधित करते हैं। क्या करते हैं? राज्य की शक्ति को निर्बंधित कर देते हैं। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, और ये आपका था ऐतिहासिक बैकग्राउंड जो आपने यहाँ से सीखा। अगली क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स का जो अगला पार्ट लेके आएंगे, उसमें बताएंगे हम इसके अन्य फीचर्स के विषय में, जिसमें हम आर्टिकल 12, 13 एंड अदर्स जो भी आर्टिकल हमारे हैं उन पर चर्चा करेंगे, और कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में उन पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।